हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न फेयर डॉट स्टडी। एंड आज हम पढ़ेंगे, जैसे कि आपको फर्स्ट स्लाइड पे दिख ही रहा है, क्लास 9 सीबीएसई के साइंस का चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम है इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। तो इस चैप्टर में हमें पढ़ाएंगे क्या कि एक तो इम्प्रूव क्रॉप यील्ड एंड इम्प्रूव एनिमल प्रोडक्शन। इम्प्रूव का वर्ड का हम सबको मतलब पता क्या होता है कि जब हम किसी चीज में बेटरमेंट करते हैं, जब हम किसी चीज में कोई सुधार करते हैं। क्रॉप का मतलब होता है फसलें, एंड ये जो वर्ड है यील्ड का मतलब होता है कि प्रोडक्शन को बढ़ाना। एंड इम्प्रूव एनिमल प्रोडक्शन मतलब उन एनिमल्स की प्रोडक्शन को बढ़ाना जिन्हें हम एज अ नॉन वेज एज अ फूड कंज्यूम करते हैं। तो बेसिकली ये इस चैप्टर का मेन ऑब्जेक्टिव है कि वो सारे एनिमल्स एंड वो सारे प्लांट्स की प्रोडक्शन को हम कैसे बढ़ा सकते हैं जिन्हें हम एज अ फूड कंज्यूम करते हैं। तो कहते हैं व्हाई वी नीड इम्प्रूवमेंट, हमें ये इम्प्रूवमेंट क्यों करनी है, हमें करें क्यों ये। कहते हैं फूड से हमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स, ये सब हमें फूड से मिलता है एंड ये हर एक चीज हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड फूड कम्स फ्रॉम प्लांट्स प्लस एनिमल्स, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री। कहते हैं जितना भी फूड है वो सारा एनिमल्स एंड प्लांट्स से ही आता है। प्लांट्स के लिए हमें जो खेती बाड़ी है वो करनी पड़ती है, एंड जो जितना भी नॉन वेज है वो सब भी ऐसे जो एनिमल हस्बेंड्री करते हैं, पोल्ट्री फार्म्स हो गए या केटल फार्म्स हो गए, उनसे आता है। या जो लोग फिशरीज, बी कीपिंग करते हैं, नॉन वेज भी सारा उन चीजों से आता है। एंड हम सबको पता है पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है एंड हर किसी को खाना चाहिए, एंड खाना भी वो चाहिए जो अच्छा खासा रिच इन मिनरल एंड न्यूट्रिएंट्स हो। इसलिए लेकिन जो लैंड है, धरती है, वो कम हो रही है क्योंकि हमें रहने के लिए भी चाहिए। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि कैसे हम कम लैंड में ज्यादा से ज्यादा खेती कर सकते हैं। नीड टू इंक्रीज, हमें एफिशिएंट मतलब अच्छे खाने की प्रोडक्शन बढ़ाने की जरूरत है। एंड हमें ये सारी चीजें, चाहे फिर हम एनिमल्स की नॉन वेज के लिए जो यूज होते हैं उनकी प्रोडक्शन बढ़ानी हो, चाहे हमने ये क्रॉप्स की, फसलों की प्रोडक्शन बढ़ानी हो, ये सब हमने करना है। लेकिन कैसे हम ये सारी चीजें एक सस्टेनेबल तरीके से कर सकते हैं जिससे हमारी एनवायरनमेंट को, हमारे कुदरत को कोई भी डैमेज ना पहुंचे। तो ये की टर्म्स हैं। आप अगर ये थोड़ी बहुत पढ़ लोगे पूरा चैप्टर पढ़ने से पहले, तो आपको काफी आसानी से सारा चैप्टर है जो वो समझ आ जाएगा। कहते हैं फूड सिक्योरिटी क्या है, ये आपने अपने इकोनॉमिक्स के फूड सिक्योरिटी चैप्टर में भी पढ़ा होगा कि फूड सिक्योरिटी मतलब अफोर्डेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी एंड अवेलेबिलिटी ऑफ फूड टू एवरीवन एट एवरी टाइम। कि खाना हर किसी के पास, हर किसी की पहुंच में हो, हर किसी के पास हो, एंड हर कोई उस खाने को खरीद सके, उसे कहते हैं फूड सिक्योरिटी। हर किसी के पास खाने को खरीदने के जब पैसे होते हैं, उस चीज को हम कहते हैं फूड सिक्योरिटी। कुछ सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस हैं, जैसे आप किसी भी चीज की, एनिमल्स की या क्रॉप की प्रोडक्शन बढ़ा सकते हो, जैसे बिना नेचर को खतरा पहुंचाए। साइंटिफिक तरीके से आप इन दोनों चीजों को, फसल का उत्पादन बढ़ाना या एनिमल्स की प्रोडक्शन को कैसे ज्यादा बढ़ा सकते हो वो बताएंगे। इंटेग्रेटेड फार्मिंग आइडियाज ये होते हैं, उसमें पता है क्या करते हैं, हम कुछ क्रॉप्स को, फसलों को कंबाइन करते हैं कि एक ही लैंड में कैसे हम ज्यादा से ज्यादा फसलें उगा पाए, वैरायटी की फसल उगा पाए। वो जैसे देखो लाइव स्टॉक हो गया जो हम स्टॉक करके रखते हैं, पोल्ट्री हम उसको कहते हैं, पोल्ट्री फार्म जिसमें हम मुर्गे वगैरह रखते हैं, चिकन, फिशरी, फिशों का काम जो मछलियां लोग पालते हैं, एंड बी कीपिंग, मधुमक्खियों को जो पालते हैं लोग। अभी कहते हैं टाइप्स ऑफ क्रॉप्स एंड न्यूट्रिएंट्स। इस स्लाइड में हम पढ़ेंगे कि किस किस तरीके की फसलें होती हैं एंड उन फसलों से हमें कौन से न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं सीरियल्स। सीरियल्स में क्या आते हैं, जितना भी ये गेहूं, चावल, मकई, ये मिलेट आजकल नए चल गए, सोरगम हो गया, ये सारी चीजें आ जाती हैं सीरियल में। तो सीरियल से हमें क्या मिलता है,
कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी को क्या देता है, एनर्जी देता है। जितनी भी पल्सेस, पल्सेस मैंने दालों में से आपको क्या मिलता है, देखो ये ग्राम की हो गई, जो ये मटरों की दाल, चने की दाल, ये मूंग, उड़द, अरहर, मसूर, ये सारी हो गई दालें। जितनी भी दाल होगी, चने, राजमा, ये चने दाल, ये काली दाल, ये सब, इनसे हमें मिलते हैं प्रोटीन्स। फिर ये जितने भी सोयाबीन, ग्राउंडनट, मस्टर्ड, सेसमे, सनफ्लावर हो गए, इनसे हमें ऑयल मिलता है। ये ऑयल सीड्स होते हैं, तेल वाले बीज। हम घर पे जो तेल यूज करते हैं उस पे भी किसी पे लिखा होता है ना, सोयाबीन का तेल, सनफ्लावर का तेल, या मस्टर्ड का तो मोस्टली हम सारे ही घर पे यूज करते हैं। सेसमे होता है तिलों का तेल भी हम यूज करते हैं। सो इन ऑयल सीड से ऑयल बनता है और उससे हमें फैट्स मिलते हैं हमारी बॉडी को। ये जितनी भी वेजिटेबल्स, फ्रूट, स्पाइसेस होगी, इनसे हमें जो और हमारे रिमेनिंग विटामिन एंड मिनरल्स होते हैं, एंड जो छोटे छोटे अमाउंट में थोड़े और न्यूट्रिएंट्स होते हैं, है ना, आयरन वगैरह, ये वो सारे मिलते हैं हमें वेजिटेबल से एंड फ्रूट से, एंड जो स्पाइसेस होते हैं उनसे। एंड फॉडर क्रॉप्स वो होती हैं जो लाइफ स्टॉक फीड होती हैं, जैसे बरसीम और सूडान ग्रास, ये सारी। तो ये एक लास्ट टाइम चेक कर लो। सीरियल से मिलते हैं कार्ब्स, पल्सेस से मिलते हैं प्रोटीन। देखो आप ये भी कर सकते हैं, सी फॉर सीरियल, सी फॉर कार्ब, पी फॉर पल्सेस, पी फॉर प्रोटीन, ओ फॉर ऑयल, ओ फॉर फैट। इससे आप ये रखते हो ऑयल, फैट। फैट जो लोग होते हैं वो मोटे हो जाते हैं, वो हो जाते हैं। तो यू कैन कीप दिस इन माइंड। सीजन्स ऑफ क्रॉप्स, ये तो हम छोटे होते से इतना ज्यादा पढ़ रहे हैं कि रबी है, खरीफ है, ये दोनों तो जब तक ये चैप्टर के वेरिएशंस आते रहेंगे तब तक ये दोनों टाइप्स आती रहेंगी। तो पहले पढ़ते हैं फोटो पीरियड क्या होता है। फोटो पीरियड वो चीज होती है कि एक फसल को या एक प्लांट को कितना टाइम उसको ग्रो करने में चाहिए सनलाइट में रहने के लिए, कि किसी फसल को ग्रो करने के लिए कितना वक्त सनलाइट में रहने की जरूरत है, उस चीज को कहते हैं फोटो पीरियड। ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट नीडेड फॉर ग्रोथ और फ्लावरिंग। खरीफ वो फसलें होती हैं जो जून से अक्टूबर के महीने में उगाई जाती हैं। ये मॉनसून में उगाई जाती हैं। एज वी ऑल नो, जून से अक्टूबर तक, जून में थोड़ा सा मॉनसून आ जाता है, तो खरीफ मॉनसून में जून से अक्टूबर तक उगाई जाती है। ये फसलें जून में उगा देते हैं, अक्टूबर तक ये धीरे धीरे उग जाती है। पैडी, सोयाबीन, मेज, कॉटन, मूंग, उड़द, ये सारी आ जाती हैं खरीफ में। एंड रबी वो होती हैं जो नवंबर से अप्रैल में उगाई जाती हैं, नवंबर से अप्रैल में। ये जितने भी व्हीट, ग्राम, पीस, मस्टर्ड, लिंसीड हो गया, ये सारी रबी क्रॉप्स हो गई। अभी हम पहुंच चुके हैं सेक्शन ए में, क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट। अभी हम हमारे चैप्टर के मेन पॉइंट्स पे पहुंच चुके हैं। सबसे पहले हम डेफिनेशन करेंगे, क्योंकि मोस्टली जो सीबीएसई है उसमें डेफिनेशंस, चाहे फिर वो एमसीक्यू फॉर्म में आ जाए, वन वर्ड में आ जाए, या किसी और फॉर्म में आ जाए, ट्रू फॉल्स, कैसे भी डेफिनेशंस बहुत आती हैं, तो डेफिनेशंस हम साथ साथ करेंगे। कहते क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट ये है, कहते सिलेक्टिंग ब्रीडिंग क्रॉप वैरायटी दैट गिव बेटर यील्ड एंड ट्रेड्स। यील्ड ये जो वर्ड है, इसका मतलब मैंने पहले भी बताया था कि प्रोडक्शन, ज्यादा प्रोडक्शन। कहते तो क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट वो चीज है जिसमें हम अच्छे बीज सिलेक्ट करते हैं, अच्छी फसलें सिलेक्ट करते हैं, उन फसलों की और भी अच्छी फसलों से ब्रीडिंग कराते हैं ताकि वो ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन दे सके विद एंड ट्रेड्स एक तरीके से आप कह लो फीचर, कि इम्प्रूव्ड क्रॉप वैरायटी वो चीज है जिसमें हम अच्छे बीज सिलेक्ट करते हैं, उनकी अच्छी फसलों से ब्रीडिंग कराते हैं ताकि वो ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन दे सके एंड उनके फीचर्स या ट्रेड्स भी बहुत अच्छे हो जाएं। डिजायर हम कहते हैं कि क्या चाहते हैं हम उस इम्प्रूवमेंट में, कि प्रोडक्शन ज्यादा है, क्वालिटी अमेजिंग हो, रेजिस्टेंस ज्यादा हो, घनी हो मतलब फसल, एंड काफी शॉर्ट टाइम में वो फसल पक के रेडी हो जाए, अडेप्टेबिलिटी ज्यादा हो कि कहीं भी उग जाए, ये नहीं कि अगर हम
मान लो कि कोई फसल अडेप्टेबिलिटी आप ये कह सकते हो कि अगर वो हरियाणा में उग रही है तो पंजाब में भी वैसे ही उतने अच्छे से उग जाए, या पंजाब के किसी मोगा टाइप डिस्ट्रिक्ट में उग रही है तो और भी कहीं बठिंडा टाइप की हर एक जगह पे उतनी ही अच्छी प्रोडक्शन दे सके, इस चीज के लिए यहाँ पे ये अडेप्टेबिलिटी वर्ड यूज हुआ है। गुड एक्रोनॉमिक ट्रेड्स कि उसके फीचर्स यही कि एक्रोनॉमिक ट्रेड्स भी उससे के अच्छे हों। मेथड्स ऑफ वैरायटी इंप्रूवमेंट, अब ये हमें मेथड्स बता रहे हैं जिनसे हम क्रॉप की वैरायटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। हाइब्रिडाइजेशन, ये हम सबको पता है, दो क्रॉस ब्रीडिंग कराते हैं, क्रॉसिंग जेनेटिकल डिसिमिलर प्लांट्स, कहते हैं क्रॉस ब्रीडिंग कराते हैं उन प्लांट्स की जो जेनेटिकली अलग अलग है, डिसिमिलर का मतलब अलग अलग, क्रॉस ब्रीडिंग कराते हैं उन दो प्लांट्स की जो जेनेटिकली अलग अलग है। तो इस हाइब्रिडेशन के 3 तरीके हैं, इंटरवेराइटल, इंटरस्पेसिफिक एंड इंटरजेनेरिक। ये मैंने नीचे लिखा हुआ है। इंटरवेराइटल कहते हैं जब दो डिफरेंट वैरायटीज, किसी एक ही चीज की दो डिफरेंट वैरायटीज, एंड माय गॉड एंड इंटरस्पेसिफिक कहते हैं जब दो स्पीशीज अलग अलग होती हैं लेकिन उनका जीनस सेम होता है। जीनस इज काइंड ऑफ मतलब फैमिली, जो बड़ा फैमिली ट्री होता है उसमें ये सेम आते हैं, उसे कहते हैं डिफरेंट स्पीशीज सेम जीनस। एंड इंटरजेनेरिक होता है डिफरेंट जेनेरा, कि वो फैमिली भी थोड़ी अलग अलग होती है। ओके, फैक्टर्स या एम्स ऑफ वैरायटी इंप्रूवमेंट, फैक्टर्स या एम्स ऑफ वैरायटी इंप्रूवमेंट। अभी फैक्टर्स ये हो गए, इंप्रूवमेंट हम किस किस फील्ड में करते हैं। एक तो यील्ड पर एकड़ ज्यादा चाहिए, प्रोडक्शन ज्यादा चाहिए, क्वालिटी भी अच्छी चाहिए, जैसे व्हीट बेकिंग, पल्सेस का प्रोटीन ज्यादा अच्छा चाहिए, ऑयल सीड से ऑयल ज्यादा निकलना चाहिए, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स प्रिजर्विंग करने चाहिए कि वो खराब ना हो ज्यादा जल्दी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। बायोटिक रेजिस्टेंस कि डिसीज, इंसेक्ट एंड नेमाटोड्स, मतलब उनको फसलों को कोई बीमारी ना लगे, कीड़ा ना लगे। अबायोटिक रेजिस्टेंस, ड्राफ्ट होता है जो सोखा, जो बारिश नहीं पड़ती तो जो हालात हो जाते हैं ना, उसे कहते हैं ड्राफ्ट। सलाइनिटी, वाटर लॉगिंग, हीट, कोल्ड, फ्रॉस्ट, कि इन सारी चीजों में ठंड पड़ गई, बारिश आई ना आई, कि पानी ज्यादा पड़ गया, गर्मी ज्यादा पड़ गई या ठंडा, हमें पता है ना गर्मी ज्यादा पड़ जाए तो भी फसलें जलने लग जाती है ना। कि एक तो अच्छी वैरायटी इसलिए चाहिए कि कोई मजबूत फसल हो जो थोड़ा बहुत ये जो कुदरती आपदा आती है उसको झेल सके। शॉर्ट एंड यूनिफॉर्म मैच्योरिटी ड्यूरेशन, कि काफी कम टाइम में वो फसल पक के रेडी हो जाए ताकि उसके बाद किसान अगली फसल लगा सके। वाइडर अडेप्टेबिलिटी, की अडेप्टेबिलिटी ज्यादा हो, यहाँ भी लग रही है यहाँ भी लग रही है, ये नहीं कि सिर्फ इस जगह पे लगी वहां अगर लगाई तो खराब हो गई, कि ज्यादा अडेप्टेबल हो। एंड डिजायरेबल एक्रोनॉमिक ट्रेट्स, टॉल ब्रांचिंग एंड डॉर्फनेस सीरियल्स। सेक्शन बी, क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट, कि आप अगर फसलें हैं तो उगा ली अच्छी, लेकिन उनको मैनेज कैसे करोगे। तो कहते सबसे पहले तो ये जो भी फार्मर है उसके पास कितना पैसा है, उसके पास क्या रिसोर्स है, इस चीज पे डिपेंड करता है कि वो फसल को कैसे मैनेज करेगा। हायर इनपुट्स जनरली हायर यील्ड्स, कहते हैं मान लो अगर किसी के पास पैसा ही ज्यादा है, वो ज्यादा पैसा लगाएगा तो नॉर्मली उसकी जो फसल है वो ज्यादा प्रोडक्शन देगी, वो अच्छी खाद वगैरह अच्छे तरीके से अपनी फसल की संभाल करेगा, उसके पास अच्छे जैसे ट्रैक्टर वगैरह सारे टूल्स होते हैं तो ऑटोमेटिकली उसकी फसल ज्यादा अच्छी होगी। ऑल्सो न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, इरिगेशन, क्रॉपिंग पैटर्न्स, ये सब पे भी एक क्रॉप की प्रोडक्शन की मैनेजमेंट डिपेंड करती है कि फसल को टाइम पे पानी मिला था, उसको बीज बोया कैसे गया था जमीन में, एंड जो उसको मैन्योर्स, फर्टिलाइजर सब कुछ ढंग का डाला था। इन चीजों पे भी किसी क्रॉप की प्रोडक्शन डिपेंड करती है कि खाद मिली थी उसे टाइम पे। एंड अब हम बात करेंगे न्यूट्रिशन मैनेजमेंट की, साथ में डेफिनेशन भी है। कहते प्लांट्स को न्यूट्रिशन चाहिए, उसको प्लांट्स को न्यूट्रिशन मिलते हैं मिट्टी से, हवा से एंड पानी से।
हवा से उसे क्या क्या मिल जाता है, कार्बन मिल जाता है, ऑक्सीजन मिल जाता है। पानी से तो मिलता है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कहते हैं सॉइल जो रह गए वो वाले न्यूट्रिएंट्स देती है प्लांट्स को। एंड सॉइल से मिलते हैं प्लांट को दो टाइप के न्यूट्रिएंट्स, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स वो होते हैं जिनकी जरूरत फसल को बहुत ज्यादा बड़ी अमाउंट में होती है, वो होते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, ये सारे होते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। किसी भी फसल को इन सारे न्यूट्रिएंट्स की ज्यादा अमाउंट में जरूरत होती है। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिनकी फसल को कम अमाउंट में जरूरत होती है, लेकिन होती है। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की जरूरत फसल को कम अमाउंट में होती है, जैसे आयरन, मैग्नीज, बोरोन, जिंक, कॉपर, मॉलिबेडियम, क्लोरीन। इन सब न्यूट्रिएंट्स की जो जरूरत होती है फसल को काफी छोटे अमाउंट में होती है। मैन्योर, अभी मैन्योर क्या होता है, देखो बेसिकली ये होते हैं खाद। खाद होती है दो प्रकार की, एक होते हैं मैन्योर, एक होते हैं फर्टिलाइजर। मैन्योर नेचुरल होती है, उसे आप अपने सब्जियों के छिलके से, काऊ डंग से जो गाय का गोबर होता है, एंड मिट्टी से, या आप घर में जैसे एनिमल वेस्ट हो गया, ह्यूमन वेस्ट हो गया, एंड जैसे कोई छोटे मोटे छोटी छोटी कोई कीड़े हो गए मरे हुए, या झाड़ू लगाया, जितने भी पेड़ों के पत्ते इकट्ठे हो गए, जो इन सारी चीजों को इकट्ठा करके खाद बनती है उसे हम कहते हैं मैन्योर। डीकम्पोज्ड एनिमल एक्सट्रेटा प्लस प्लांट वेस्ट एड्स ऑर्गेनिक मैटर एंड न्यूट्रिएंट्स। कहते हैं डीकम्पोज करते हैं एनिमल एक्सट्रेटा को, प्लांट वेस्ट को, एड्स ऑर्गेनिक मैटर एंड न्यूट्रिएंट्स। इन सब चीजों से बनता है मैन्योर। मैन्योर होता है कुदरती खाद। इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, कहते हैं एक तो ये मिट्टी के स्ट्रक्चर एंड उसकी फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं। इंक्रीज वाटर होल्डिंग इन सैंडी सॉइल, कहते हैं जो एकदम रेतीली मिट्टी होती है ना, उसमें पानी को पकड़ के रखने की ये वो बढ़ा देते हैं क्षमता। कहते हैं इम्प्रूव्स ड्रेनेज इन क्लेई सॉइल, एंड कहते हैं जो बहुत क्ले जैसी गीली मिट्टी एकदम होती है ना, उसमें पानी को ड्रेन करने की क्षमता बढ़ा देते हैं, कि छोड़ देती है फालतू पानी जो उसे नहीं चाहिए, है ना। कहते हैं पानी खड़ा रहता है। मैन्योर उस चीज में भी इंप्रूवमेंट करता है। मैन्योर के टाइप्स देख लो, कंपोस्ट होता है, वर्मी कंपोस्ट होता है, ग्रीन मैन्योर होता है। मतलब मैं आपको बताती हूँ, एक तो होता है कि आपने बस घर से सब्जी के छिल्लड़ वगैरह इकट्ठे किए, ढक दिया, पानी में डाल दिया, मिट्टी में डाल दिया, थोड़े दिनों में बन गए। फिर एक होती है वर्मी कंपोस्ट, उसमें भी यही सब करते हैं, लेकिन उसमें वो अर्थवॉर्म्स होते हैं, है ना, कीचू या पता नहीं क्या कहते हैं उसे, आई डोंट नो हिंदी में क्या कहते हैं। अर्थवॉर्म्स को छोड़ देते हैं। अर्थवॉर्म को छोड़ के क्या होता है कि उसका जो प्रोसेस होता है कुदरती खाद के बनने का, वो जल्दी हो जाता है। फर्टिलाइजर्स, आगे हम अब फर्टिलाइजर पे, ये जो फर्टिलाइजर्स होते हैं ये कमर्शियली बिकते हैं एंड ये केमिकल से बनते हैं। अभी इनका फायदा क्यों है, जब हम मैन्योर बना सकते हैं, हम फर्टिलाइजर्स यूज ही क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखो ये एक फैक्ट्री में बनी हुई चीज है एंड रेडीमेड है। नॉर्मल सी बात है, जो कुदरती चीज है वो अपना काम धीरे धीरे करती है। फर्टिलाइजर्स आपकी फसल को जल्दी न्यूट्रिएंट्स देते हैं, जल्दी फायदा पहुंचाते हैं। ये कमर्शियली बनते हैं एंड प्रोड्यूस करते हैं न्यूट्रिएंट्स जैसे एनपीके। ओके, ये हेल्प करते हैं, हेल्प इन गुड वेजिटेटिव ग्रोथ एंड हाई यील्ड। अगर आप कमर्शियल फर्टिलाइजर डालोगे तो भी प्रोडक्शन बहुत अच्छी आती है। कॉशंस क्या है इसके, कहते हैं अगर आपने ये एक प्रॉपर डोज में नहीं डाली, मतलब अगर ज्यादा डाल दी या कम डाल दी या सही टाइम पे नहीं डाली, या इसके साथ बहुत ज्यादा या कम पानी दे दिया, मतलब कम दे दिया या ज्यादा इतना ज्यादा डाल दिया पानी कि ये बह ही गई, धोया ही गया ये सारा फर्टिलाइजर, तो इसका कोई फायदा नहीं होगा, नुकसान भी हो सकता है। एंड कहते हैं अगर ये बहुत ज्यादा डल गई एंड फिर इससे वाटर पोल्यूशन भी हो सकता है, क्योंकि एंड ऑफ द डे होते तो ये फर्टिलाइजर्स केमिकल ही हैं। एंड कहते हैं अगर आप अपने लैंड पे बहुत ज्यादा ये केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज करोगे तो ये आपकी मिट्टी की फर्टिलिटी को भी खराब कर देंगे, क्योंकि एज वी ऑल नो केमिकल्स चाहे हम खुद पे बरतते हैं, चाहे किसी और चीज पे, चाहे फसल पे,
एंड में वो बहुत ज्यादा खराब रिजल्ट ही देते हैं अगर हम एक्सेसिवनेस में यूज करें। ऑर्गेनिक मैटर नॉट रिप्लेंडेड, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हार्म। कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हार्म होते हैं। जिन ऑर्गेनिजम्स की फसल को जरूरत होती है ग्रो करने में, ये फर्टिलाइजर्स उन्हें ही हार्म करते हैं, इसलिए बहुत ज्यादा जरूर यूज करना फर्टिलाइजर्स को नुकसान पहुंचाएगा किसी भी लैंड की मिट्टी को। अभी ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होती है? कहते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग में आप मिनिमल या नो केमिकल फर्टिलाइजर यूज करते हो। हर्बिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स ये यूज ही नहीं करते। पेस्टिसाइड्स होते हैं वो वाली स्प्रेज या केमिकल्स जिनसे जो फसलों के कीड़े होते हैं वो मर जाते हैं। हर्बिसाइड्स होते हैं वो वाले स्प्रेज एंड केमिकल्स जिनसे जंगली फसल के पास आसपास जंगली पौधे नहीं उगते। कहते हैं मैक्सिमम यूज ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर्स, रिसाइकल्ड फार्म वेस्ट प्लस बायो एजेंट्स। कहते हैं जो ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है ना उसमें ज्यादा से ज्यादा यूज करते हैं जो कुदरती खाद होती है उसका, जो फार्म का नेचुरल वेस्ट होता है जैसे पत्ते वत्ते, पराली, है ना, ये सारी चीजें उनका, एंड बायो एजेंट की जितने भी बायो एजेंट जैसे मैंने बताया ना कि अर्थवॉर्म्स डाल के, उन सब चीजों को हम कह सकते हैं बायो एजेंट्स। कहते हैं यूजेस हेल्थी क्रॉपिंग सिस्टम, मिक्स्ड क्रॉप, इंटरक्रॉपिंग एंड रोटेशन। कहते हैं मिनिमल खेती में ना वो एक अच्छा क्रॉपिंग सिस्टम, अच्छा फसल उगाने वाला सिस्टम यूज करते हैं, जैसे मिक्स्ड क्रॉप। जैसे ये मेरे पास लैंड हो गया, मैंने यहाँ पे आलू भी उगा लिया, यहाँ गोभी भी उगा ली, यहाँ पे गाजर प्याज सब कुछ मिक्स उगा लिया। एंड इंटरक्रॉपिंग होती है कि मैंने बस एक लाइन में यही सारे आलू इस लाइन में उगाए, सारी गोभी इस लाइन में उगाई, सारी गाजर इस लाइन में उगाई, एंड सारे प्याज इस लाइन में। जब हम ऐसे एक लाइन वाइज एक पैटर्न एक तरतीब में करते हैं उसे हम कहते हैं इंटरक्रॉपिंग। लेकिन जब हम ऐसे कहीं भी कुछ भी उगा रहे हैं उसे कहते हैं मिक्स्ड क्रॉपिंग। एंड एक होता है क्रॉप रोटेशन। मान लो मैंने यहाँ पे सारे पे गोभी उगाई, यहाँ पे सारे पे आलू उगाए। अभी जब ये गोभी पूरी पक गई, इसको मैंने काट लिया एंड यहाँ पे आलूओं को भी उखाड़ लिया। फिर मैंने दूसरी टाइम यहाँ पे गोभी उगाई एंड यहाँ पे आलू उगाए। इससे कहते हैं क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन का हमें फायदा क्या होता है कि इससे हमारी मिट्टी के, लैंड के किसी भी एक पोर्शन के सारे न्यूट्रिएंट्स एक बार में खत्म नहीं हो जाते, वो रह जाते हैं। लैंड के सारे पीसेस में सारे न्यूट्रिएंट्स थोड़े थोड़े रह जाते हैं, वो कहीं से भी बंजर नहीं होता। इरिगेशन हम सबको पता है, छोटे से पढ़ते आ रहे हैं। फसलों को जो पानी देने का प्रोसेस होता है उसे हम कहते हैं इरिगेशन। कहते हैं सप्लाई ऑफ वाटर एट द राइट स्टेज टू इंक्रीज यील्ड। कहते हैं फसल को पानी देना एकदम सही उस वक्त, एकदम उस सही वक्त पे जब उसे पानी देके उसकी प्रोडक्शन बढ़ेगी। बहुत सारे सिस्टम्स हैं हमारे पास फसलों को पानी देने के लिए। पुराने टाइम में तो हम वेल से, जो कुएं होते हैं उनसे दिया करते थे। आजकल केनाल, जो नहरें नदियां हो गई हैं वो भी हैं, एंड रिवर लिफ्ट सिस्टम्स भी हो गए। आजकल तो हर खेत में जिनके बड़े बड़े होते हैं उनके पास ट्यूबवेल्स होते हैं, है ना। इन चीजों से पानी दे सकते हैं, वो अपनी फसलों को पाइप लगा लेते हैं। टैंक्स होते हैं जैसे यहाँ आसपास म्युनिसिपल के घूमते हैं, एंड और भी कई तरीके हैं। कहते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग, बारिश का पानी इकट्ठा करके उनको वाटर शेड मैनेजमेंट में, वाटर टैंक्स में जमा करके आप उन्हें अपनी फसलों के लिए यूज कर सकते हो। लेकिन आजकल तो बारिश भी बहुत कम आती है, ये थोड़ा सा आउट ऑफ द टॉपिक हो जाएगा, लेकिन हर पानी आप रेन का यूज नहीं कर सकते। आजकल तो एसिड रेन ही बहुत ज्यादा होती है, सो ये फिर कभी पढ़ेंगे। तो अभी हम पढ़ेंगे क्रॉपिंग पैटर्न्स को। कहते हैं मिक्स क्रॉपिंग होती है दो या दो से ज्यादा फसलें इकट्ठी उगाई हुई, ये रिड्यूस कर देती है रिस्क को। इंटरक्रॉपिंग क्रॉप्स इन डेफिनाइट इंटरक्रॉपिंग होती है क्रॉप्स इन डिफाइनाइट रो पैटर्न। जैसे मैंने कहा ना एक पैटर्न में होती है, न्यूट्रिशन का बेटर यूज होता है, एंड जो कीड़े एंड दवाइयां, कीड़े एंड बीमारियां लगती हैं फसलों को, उनका रिस्क भी काफी कम हो जाता है जब हम इंटरक्रॉपिंग करते हैं। क्रॉप रोटेशन कहते हैं ये एक काफी प्लान्ड सक्सेशन ऑफ क्रॉप है
कहते काफी सही तरीका है ये। आप यू कैन ग्रो 2-3 क्रॉप्स, कहते आप एक साल में 2 से 3 फसलें उगा सकते हो अगर आप ढंग से करोगे। सेक्शन सी पे पहुंच गए हैं गाइस हम। तो क्रॉप प्रोटेक्शन क्या होता है एंड स्टोरेज क्या होता है। पानी पी लूं। अभी हम पढ़ेंगे कि क्रॉप प्रोटेक्शन, आप अपनी फसल को बचा कैसे सकते हो। फसल को सबसे पहले ये पता करो कि बचाना किससे है। वीड्स होती हैं जो जंगली पौधे नहीं उग जाते प्लांट्स के पास। अगर आपने किसी ने घर पे भी प्लांट्स लगाए ना, देखना आप जो प्लांट्स लगाते हो वो नहीं इतनी जल्दी बढ़ते, वो नहीं अपनी जड़ें इतनी जल्दी मजबूत करते जितने ना इनको पता नहीं कौन उगाता है, खुद से आ जाते हैं कहीं से भी। जंगली पौधे होते हैं एंड इनकी जड़ें बहुत मजबूत होती हैं, उन्हें हम कहते हैं वीड। एंड पेस्ट होते हैं वो सारे कीड़े जो फसलों को लगते हैं। अगर आपने घर में कोई टमाटर वगैरह लगाया ना, आपको पता होगा सफेद सफेद कीड़े लग जाते हैं टमाटरों को एंड और भी खाने वाली चीजों को, तो ये सारी फसल खराब कर देते हैं। डिसीज, बीमारियां भी बहुत ज्यादा लग जाती हैं पौधों को। तो हमें इन सारी चीजों से अपनी फसल को प्रोटेक्ट करके रखना होता है। वीड्स होते हैं अनवांटेड अनचाहे पौधे प्लांट्स। ये पता क्या है, क्योंकि वीड्स को भी बढ़ना तो है ही है, तो पौधे ही ये मेन फसल से ना न्यूट्रिएंट छीन लेते हैं एंड फिर कई बार वो प्रॉपरली ग्रो नहीं कर पाती, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स मिनरल्स तो सारे इसने ले लिए, जमीन में जगह भी सारी ये ले रही है, लाइट्स भी ज्यादा ये ले रही है, तो इसके कारण वीड के कारण जो मेन प्लांट है वो ज्यादा ग्रो नहीं कर पाता। इंसेक्ट पेस्ट होते हैं जो डैमेज करते हैं। ये पता क्या करते हैं, पत्तों को ऐसे थोड़ा 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 खाने लगते हैं। जो फ्रूट लगते हैं टमाटर वगैरह उनको खाने लग जाते हैं। एक बार जिस फ्रूट को काट दिया वो बढ़ता नहीं है एंड धीरे धीरे सारी फसल खराब हो जाती है। कहते जड़ों को खराब करते हैं, उनकी स्टेम्स को खराब करते हैं, टहनियां जो होती हैं उन्हें। सकिंग सैप, और अगर कोई जूस वाला होता है उसका जूस चूस लेते हैं, कोई खाने वाला होता है उसको खा जाते हैं, ऐसे खराब करते हैं कीड़े हमारी फसलों को। बीमारियां, कहते हैं ये बैक्टीरिया से या फंगी या वायरस है उनसे फैलते हैं, या कई बार अगर आपने कोई गलत मिट्टी में पौधा उगा दिया जो मिट्टी ही पहले से खराब है तो भी बीमारी लगेगी। अगर आपने अपनी फसल को गंदा पानी दे दिया तो भी वो फसल अच्छी नहीं बीजी जाएगी। एंड अगर उस आसपास की हवा में बहुत ज्यादा प्रदूषण है तो भी फसल को बीमारी लग सकती है। अभी ये है कि हम जो पीछे हमने जिन चीजों से पढ़ा था कि फसल को किन चीजों से खतरा है उनको आप कंट्रोल कैसे कर सकते हो, एंड आप फसल हो गई तब आप स्टोरेज को और ग्रेन्स को स्टोर कैसे कर सकते हो। कहते हैं हर्बिसाइड, इंसेक्टिसाइड, फंगिसाइड, ये सारी वो कमर्शियल केमिकल्स हैं, स्प्रेज हैं जिन्हें आप स्प्रे करके यूज करके अपनी फसल में कीड़ा लगने से, बीमारी लगने से या और भी जंगली पौधे उगने से उनका बचाव कर सकते हो। लेकिन आपने यूज ज्यादा नहीं करना, जैसा कि हमने पीछे भी पढ़ा था। अगर आप केमिकल फर्टिलाइजर्स का ज्यादा यूज करोगे तो उससे आपकी जो सॉइल है उसकी फर्टिलिटी खराब भी हो सकती है। मैकेनिकल रिमूवल ऑफ वीड्स, कुछ मशीनें वगैरह आती हैं, आप उनसे भी वीड्स को रिमूव कर सकते हो। बहुत लोग पुराने समय में ऐसे हाथ से कर देते थे, एक वो कुछ लेके जो टूल होते हैं गार्डनिंग वाले उससे, ठीक है। कहते हैं प्रिवेंटिव, टाइमली सोइंग, क्रॉप रोटेशन, इंटरक्रॉपिंग, रेजिस्टेंस वैरायटीज, समर प्लॉइंग। कहते अगर आप सही टाइम पे बीज बोओगे एंड क्रॉप रोटेशन करते रहोगे, इंटरक्रॉपिंग करते रहोगे एंड एक सिर्फ एक वैरायटी पर ज्यादा फोकस करोगे एंड गर्मियों में ज्यादा अपनी मिट्टी को खोदोगे तो इन चीजों से, इन सारी चीजों का, वीड्स, पेस्ट, इनका बचाव हो सकता है अगर आप ये सारी चीजें प्रिवेंटिव फॉलो करोगे। कहते हैं अभी स्टोरेज कैसे हो सकती है, ये लॉसेस बताए गए हैं कि जो स्टोरेज में नुकसान हो जाते हैं। बायोटिक,
कई बार जब फसल पूरी उग जाती है, बोरियों में भर जाती है, तो भी उनको कीड़ा लग सकता है। आपने अक्सर सुना होगा, घर में मम्मी कहती है कि डिब्बे में जो दाल पड़ी है इसे भी धूप लगा दो, वरना बारिश का मौसम है, कीड़ा लग जाएगा। एकदम पकी हुई फसल को भी कीड़े वगैरह लग सकते हैं। तो कहते हैं बायोटिक ये हो गए जो कीड़े, फंगी, माइट्स होते हैं, बैक्टीरिया, ये सारी चीजें। अबायोटिक हो गए जो मॉइस्चर एंड टेम्परेचर हो गया कि जैसे कभी बारिश पड़ जाती है तो भी दालें खराब हो जाती है ना, उन चीजों का। तो उन चीजों से कैसे आप बचा सकते हो? कहते साफ रखो उनको। हम अगर घर में भी कोई दाल वगैरह हो, हम कहते हैं ना इसे धूप दिखा दो, कहते हैं उसे प्रॉपरली ड्राई कर लो, सन देन शेड, फ्यूमिगेशन, गुड वेयर हाउस। कहते हैं आपका जो भी वो क्या कहते हैं गोडाउन है, वो एक अच्छा चूज करो कि उसमें आप अच्छे से अपनी फसल स्टोर कर सको, वहां पे पानी ना आए, उसके आसपास कोई एल्गी ना लगी हो, इन सारी चीजों से खराब होता है। ओके, सो एनिमल हस्बेंड्री क्या होता है? कहते हैं साइंटिफिक मैनेज ऑफ लाइफ स्टॉक, फीडिंग, ब्रीडिंग एंड डिजीज कंट्रोल। लाइफ स्टॉक हम उन चीजों को कहते हैं, उन सारे एनिमल्स आते हैं लाइफ स्टॉक में जिन्हें हम एज अ नॉन वेज फूड, एज अ फूड कंज्यूम करते हैं, जैसे चिकन, बीफ, शीप हो गया, या और फिशेस हो गई, या सी फूड। यानी कि हर वो लिविंग बीइंग, जिंदा एनिमल जिसे हम एज अ फूड कंज्यूम करते हैं, वो आ जाते हैं लाइफ स्टॉक में। एंड एनिमल हस्बेंड्री एक साइंटिफिक मैनेजमेंट करने का साइंटिफिक तरीका है उन सारे जानवरों को, जिनसे उनकी प्रोडक्शन बढ़ेगी, उनकी अगर क्योंकि हमने उनको खाना है तो उन्हें कोई बीमारी ना लगे, इन सारी चीजों का ध्यान रखने की। कहते हैं एनिमल हस्बेंड्री में इंक्लूड होते हैं कैटल। कैटल क्या होता है? जितने भी पशु होते हैं, जैसे गाय, बकरी, गोट होगी, शीप, एंड और भी जो ये पशु टाइप जितने भी जानवरों को हम एज अ फूड कंज्यूम करते हैं, ये सारे आते हैं केटल में। जैसे बीफ हो गया, मटन हो गया, ये सारी चीजों वाले। पोल्ट्री में आते हैं जितने भी चिकन हो गया, और क्या होता है जो वो थैंक्स गिविंग पे खाते हैं अंग्रेज, उसे क्या कहते हैं, डक हो गई, चिकन हो गया, और कौन से जानवर खाते हैं, मतलब ये सारे जितने भी अंडे देने वाले ये बर्ड्स होते हैं, ये सारे चिकन, डक, यार वो कौन सी है जो मैंने देखी हुई थी, मैं भूल गई। तो ये सारे आते हैं पोल्ट्री में। चिकन, डक अंडा देते हैं, इनका अंडा भी हम खा सकते हैं, इनको भी खा सकते हैं। फिशरीज में आ गई फिशेज, ये टूना वगैरह होती है, फ्लाइंग फिश होती है, यानी कि सी फूड तो लोग बहुत ही ज्यादा खाते हैं। बी कीपिंग हो गए जो लोग मधुमक्खी पालन करते हैं, क्योंकि हनी भी हमारे लिए बहुत जरूरी है, हमें डेली लाइफ में हनी भी चाहिए, खांसी होगी तो हनी, और कुछ हो गया तो हमें शहद चाहिए। तो केटल फार्मिंग, कहते हैं पशुओं को आप कैसे रख सकते हो, ये बताया गया है इस स्लाइड में। पहले तो देखो, पशुओं को आप रखोगे, आपको उनसे दूध भी मिलेगा, प्लस ड्राफ्ट लेबर, पशु आपको दूध भी देंगे गाय में, प्लस अगर आप उनके पीछे ठेला बांध लो तो आपकी लेबर भी करेंगे। एंड मिल्क एनिमल्स वर्सेस ड्राफ्ट एनिमल्स। मिल्क एनिमल्स कौन से होते हैं? जो दूध देते हैं। ड्राफ्ट एनिमल्स वो होते हैं जो कोई भी चीज हमारी लेबर में हेल्प करते हैं, जैसे आजकल भी हमने देखा है घोड़े, बल्द, ये वो ठेला घसीटने में लोगों की हेल्प करते हैं। अभी मिल्क प्रोडक्शन रिलेट्स टू लैक्टेशन पीरियड। लैक्टेशन होता है वो वाला टाइम जब बच्चा माँ का दूध पीता है। अभी जैसे गाय भैंस जो दूध देते हैं, वो जब वो प्रेग्नेंट होती है, जब उनकी डिलीवरी होती है, जब उनका बच्चा हो जाता है, तब वो दूध देते हैं। सेम इंसानों वाला प्रोसेस है। एंड जितनी देर वो बच्चा अपनी माँ का दूध पीता है उसे कहते हैं लैक्टेशन पीरियड। क्रॉस ब्रीडिंग क्या होती है? कहते हैं exotic and long lactation plus local disease resistance। कहते हैं अगर आप किसी एग्जॉटिक ब्रीड को किसी लोकल ब्रीड के साथ क्रॉस ब्रीड कर दोगे तो उसे हम कहेंगे क्रॉस ब्रीड। मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं? एक तो अगर हम देखो, नॉर्मली हम उस गाय वाले से, उस गाय के मालिक से दूध लेंगे जिसका
जो गाय वाला फार्म है वो साफ सुथरा होगा, जिसकी गाय हेल्दी होगी, है ना। हम ये भी तो देखते हैं कि हम अगर किसी से दूध लेना है, पहले उसकी गाय देख के उसकी गाय को कोई बीमारी तो नहीं है, वो खाती क्या है। इन सारी चीजों पे बहुत ज्यादा निर्भर करती है केटल फार्मिंग, कि गाय हेल्दी है, वो कैसी जगह पे रहती है, मक्खियों वाले बाड़े में तो नहीं रहती, वो गाय खाती क्या है। जब भी कोई गाय भैंस का सीधा फार्म से दूध लेता है ना, वो ये जरूर पूछता है कि आप अपनी गाय को खाने को क्या देते हो, क्या उस गाय को एक प्रॉपर फूड मिल रहा है जिससे वो दूध अच्छा दे सकेगी, रफ एज कॉन्सेंट्रेट्स, वैक्सीनेशन, क्या उस गाय की वैक्सीनेशन प्रॉपरली हो रही है। मतलब क्योंकि अगर किसी गाय को ही बीमारी हो तो उसका दूध भी बीमारी वाला होगा। पोल्ट्री फार्मिंग, पोल्ट्री फार्मिंग वो होती है जिसमें हम चिकन, डक्स, ये सारे बर्ड्स को रखते हैं। इनके हमें दो फायदे हैं। एक तो ये वाला देखो, अभी मेरी तरफ देखो जो मैं बोल रही हूँ। तो जितने भी पोल्ट्री एनिमल, पोल्ट्री बर्ड्स होते हैं, चिकन, डक, या कौन सी होती है, लोग बहुत सारे बर्ड्स रहते खाते हैं, तो ठीक है उन्हें हैं, उनके हमें दो फायदे होते हैं। एक तो हम उनको सीधा एज अ मीट भी कंज्यूम कर सकते हैं, एंड हम उनको जो उनका एग होता है उसको भी कंज्यूम कर सकते हैं। तो ये जो पोल्ट्री एनिमल्स होते हैं, ये दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं बॉयलर्स एंड एक होते हैं लेयर्स। ये आप याद रखना, जो बॉयलर्स होते हैं वो पोल्ट्री फार्म के वो एनिमल्स होते हैं जिनका डायरेक्ट मीट बनेगा, जो ऐसे ही बिक जाते हैं कि इसका तो मीट बनेगा। बी फॉर बॉयलर, बॉयलर का बनेगा सीधा मीट। बी फॉर बॉयलर, बॉयलर जाएगा सीधा किसी की कढ़ाई में। एंड एल फॉर लेयर्स, लेयर्स क्या होता है, हम कहते हैं ना एग ले कर दिया, दैट चिकन हैन लेड द एग। ले का मतलब होता है एग देना। लेयर्स वो जानवर होते हैं, वो बर्ड्स होते हैं जिनको रखा जाता है, उनकी बार बार ब्रीडिंग कराई जाती है, एंड वो जब अंडा देते हैं तो उनके एग्स को बेचते हैं। बॉयलर्स होते हैं वो वाले बर्ड्स जिनको डायरेक्ट एज अ मीट कंज्यूम कर लिया जाता है। लेयर्स होते हैं वो वाले लिविंग बींग्स, वो वाले बर्ड्स एनिमल जिनको मारा नहीं जाता, जिनका मीट नहीं बनाया जाता, उनको रखा जाता है ब्रीडिंग के लिए, एंड उनके एग्स को बेचा जाता है, एग्स को कंज्यूम किया जाता है। आई होप यू अंडरस्टूड। अब हम बढ़ते हैं फिशरी एंड बी कीपिंग की तरफ। कहते हैं फिशरी क्या है, कहते हैं कैप्चर फिशिंग वर्सेस कल्चर फिशिंग। कहते हैं ये दो तरीके की है, कैप्चर फिशिंग है एंड कल्चर फिशिंग है। कहते हैं एक तो होती है मरीन फिशरीज, जो लोग मछुआरे नेट फेंक के या और चीजों से मच्छियां पकड़ते हैं, कहते हैं मरीन फिशरी। एको साउंडर्स हेल्प लोकेट स्कूल, कहते हैं इनको साउंडिंग साउंड वगैरह से पता चल जाता है कि कहां उन मच्छियां का मेन झुंड है। तो इनलैंड फिशरीज क्या होती हैं, कहते हैं एक्वाकल्चर, कंपोजिट फिश कल्चर, इंक्रीज यील्ड। कहते हैं ये जितने भी एक्वाकल्चर या कंपोजिट फिश कल्चर है, इनसे फिश की प्रोडक्शन बढ़ गई है। कंपोजिट सिस्टम, कहते हैं डिफरेंट डिफरेंट फीडिंग जोन होते हैं, सरफेस, मिडिल, बॉटम, वीड्स, मतलब होता है ना पानी के तले पे कम मछलियां होती हैं, नीचे जाओ ज्यादा 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 ऐसे होती हैं। अभी तो इन्होंने अपने जोन बनाए हैं कि यहाँ पे खाना दो, यहाँ पे इतनी मछलियां आ जाएंगी, फिर उनको पकड़ लो। सीड प्रॉब्लम सॉल्व बाय हार्मोनल स्टिमुलेशन ब्रीडिंग इन पॉन्ड्स। कहते हैं इनकी जो मच्छियां हैं, इनकी पॉन्ड्स में ही ब्रीडिंग कराई जाती है, एंड सीड प्रॉब्लम को भी सॉल्व किया जाता है बाय हार्मोनल स्टिमुलेशन ब्रीडिंग इन पॉन्ड्स। अभी बी कीपिंग क्या है कि मधुमक्खी पालन, कहते हैं ये काफी लो इन्वेस्टमेंट वाला बिजनेस है। इससे क्या होता है, अभी लोगों को लगता है कि अगर आप मक्खियां रखोगे तो आपको सिर्फ शहद मिलेगा, बट आपको बी वैक्स भी मिलेगी, वो भी काफी अच्छे प्राइसेस में बिकती है। कहते हैं लो इन्वेस्टमेंट है, हनी एंड बी वैक्स प्रोड्यूस होती है। इटालियन बी, इटालियन बी ए, कहते हैं एक इटालियन तरीके की मधुमक्खी होती है, उसका नाम है मेलिफेरा। हनी की ज्यादा प्रोडक्शन करती है, एंड स्टिंगी, डंक कम मारती है, एंड जिंदा भी काफी लंबे समय तक रहती है, एंड ब्रीडिंग भी बहुत अच्छी होती है उसकी। ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इटालियन मधुमक्खी की। हनी की शहद की प्रोडक्शन ज्यादा करती है, डंक कम मारती है, ज्यादा समय तक जिंदा रहती है, एंड ब्रीडिंग भी काफी अच्छी होती है। पेस्चुरेज वो चीज होती है कि कैसे जो फ्लावर्स की अवेलेबिलिटी होती है, एंड की देखो हर एक फ्लावर से अलग तरीके का जूस निकलेगा, जो अलग तरीके से अफेक्ट करेगा बी की हनी मेकिंग प्रोसेस को। कहते हैं यही है चीज है पेस्चुरेज, फ्लावर अवेलेबल अफेक्ट्स हनी क्वालिटी एंड टेस्ट। मतलब अगर कोई क्या होता है, मधुमक्खी रोज से जूस लेगी तो अलग तरीके का शहद बनेगा, किसी गंदे से फूल से जूस लेगी तो अलग तरीके का बनेगा, इसलिए सही फ्लावर का अवेलेबल होना इस पेस्चर। तो ये है हमारा फाइनल रिकैप। इसमें हमने पढ़ा क्रॉप यील्ड क्या होती है, मतलब क्रॉप की बेटर प्रोडक्शन। क्रॉप यील्ड इक्वल टू वैरायटी प्लस प्रोडक्शन प्लस प्रोटेक्शन, मतलब क्रॉप की प्रोडक्शन अच्छी तब होगी जब हमारे पास वैरायटी ज्यादा होगी, जब हम प्रोडक्शन ज्यादा करेंगे, जब हम अपनी हुई हुई फसल की प्रोटेक्शन ज्यादा करेंगे। एनिमल प्रोडक्शन में क्या होता है, केटल होता है पशु, पोल्ट्री होता है जो चिकन डक होता है, फिशरी होता है मच्छी पालन, एंड बी कीपिंग होता है मधुमक्खी पालन। एंड डेफिनेशन हमने कर ली, फोटो पीरियड होता है कि किसी प्लांट को ग्रो करने के लिए कितना समय चाहिए सनलाइट में रहने के लिए। मैन्योर होती है कुदरती खाद, फर्टिलाइजर होती है केमिकल वाली खाद, ऑर्गेनिक फार्मिंग वो होती है जिसमें मैन्योर यूज किए जाते हैं, इंटरक्रॉपिंग क्रॉप रोटेशन की जाती है ना, ये सारी चीजें। एनिमल हस्बेंड्री होता है, ये सारे केटल, पोल्ट्री, फिशरी, बी कीपिंग को मैनेज करने का जो साइंटिफिक तरीका है उसे कहते हैं एनिमल हस्बेंड्री। मैरीकल्चर और एक्वाकल्चर एक तरीके का फिशेज को रखने का तरीका है। पेस्चर की कौन से फ्लावर अवेलेबल है हनी बी के जूस निकालने के लिए जिससे वो हनी बना सके। टिल देन बाय बाय एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, मैं और भी ऐसी वीडियोस डालूंगी। बाय बाय।